सुन रही कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 51। रातें तो अपने वक्त पर गुजर जाती हैं, पर कभी कभी उनका डरावना एहसास दिलों में भीतर अपना जमावड़ बनाकर रह जाता है। अरुण सारी रात बेचैनी में काटता है। वो सवाल थे जिनके उत्तर अब उसका दिमाग उससे मांग रहा था, पर उनके उत्तर उसके पास नहीं थे। सारी रात जैसे यूं ही कट जाती है। सुबह की आवाज भी उसे उसी रात में भीगी हुई महसूस होती है। एक तरफ उजला का अबोलापन उसे भीतर से काटने लगा था, जैसे अब उसके मन को स्वीकार ही नहीं हो रहा था कि उजला के भीतर किरण सच में कहीं अपना दम तोड़ ना दे। ये सोचकर करवट बदलता कोई नंबर मिलाने लगता है। उस पार कई बार घंटी जाने पर आखिर कॉल रिसीव कर ली जाती है। तभी कमरे में अपने तय समय के साथ उजला ट्रे में चाय लिए प्रवेश करती है। वे आते मेज पर रखे टी चाय बनाने लगती है। कप में एक एक सामग्री डालते वे बार बार नजर उठाकर अरुण की ओर देखती और झट से नजर झुका लेती, क्योंकि वे लगातार उसी को देख रहा था। उसके हाथ में अभी भी मोबाइल था जो शांत पड़ा था। वो चाय बनाकर अब कप उसकी ओर बढ़ा रही थी, तभी कोई कॉल बजती है, जिसे देखते अरुण झट से उसे उठा लेता है। उस पार जो था उसे अपनी बात कहता हुआ कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वे कप लिए अभी भी खड़ी थी, जिसे अब वे लेता हुआ कहता है। कप को लेते हुए वापस जाने लगी तो अरुण उसे टोकता हुआ कहने लगा, सुनो, आज एक खास मेहमान आने वाली है, उसका ख्याल रखना तुम। खास मेहमान के नाम पर उजला का चेहरा थोड़ा रूखा दिखने लगा, पर किसी तरह अपने भाव समेटे हुए वे हामी में सर हिलाती हुई वापस चली जाती है। चाय खत्म करके अरुण जल्दी से तैयार होकर बाहर निकलने लगता है। वे अपने कमरे से निकलकर सीधे आकाश के पास जाता है, पर उसका कमरा खाली पड़ा था। वे कुछ सोच कर वह क्षितिज के कमरे की ओर चल देता है। उस वक्त उसके हाव भाव में ढेरों प्रश्न तैर रहे थे, मानो प्रश्नों का कोई झंझावात उसके अस्तित्व को अपने में झिझोड़े दे रहा था। वे तेजी से जैसे ही क्षितिज के कमरे से प्रवेश करता अंदर आता है, अंदर का दृश्य देखते एक पल को वहीं ठहर जाता है। बिस्तर पर क्षितिज के साथ ही उसके बगल में आकाश लेटा हुआ था। उस वक्त आकाश की बाह के घेरे में क्षितिज चैन से सो रहा था। आकाश अभी भी पिछली रात वाला सूट पहने था। शायद वह रात में क्षितिज के पास ही रुका हुआ था। उस पल वे सिर्फ एक पिता नजर आ रहा था, और ये देखते ही अरुण उसे ना जगा पाया और ना ही कुछ कह पाया। वह जैसे उस कमरे में आया था, वे उसी भाव को समेटे उस कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर आते सामने से आती भूमि उसे टोकती है, अरे अरुण, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरुण जाने को पूरी तरह तैयार खड़ा था। मेनका को देखने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक लगी तो वापस ले आऊँगा। हाँ ठीक है, आज डैडी जी भी वापस आ जाएंगे ना। चलो, कुछ तो ठीक हो रहा है, नहीं तो इन दिनों लग रहा था जैसे किसी तूफान में घिरे हुए हैं। वे भूमि की हथेली अपने हाथ में लेता विश्वास से उसे देखता हुआ कहता है, वक्त से पहले और वक्त से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। शायद ये तूफान ही नई दुनिया की रचना करे। बस विश्वास बनाए रखिए, मैं चलता हूँ भाभी। कहता हुआ वो तेज कदमों से बाहर की ओर निकल जाता है। ये कैसी नियति थी, जब उन्हें मिलाना ही नहीं था वक्त ने, तो हमें मिलाया ही क्यों? न चाहते हुए भी जुदाई को उसे सहना था। विवेक मेनका को रात में वापस छोड़ने आया तो मेनका ने उस रूम में रखे फर्स्ट एड बॉक्स से उसके घाव पर पट्टी कर दी। अपने कुछ समय के साथ ही विवेक मौन ही वापस चला गया। न वे रोक सकी, न विवेक ने एक बार भी पलट कर उसे देखा। उस रात की तन्हाई में अब उसके पास विवेक की याद के सिवा कुछ नहीं था। बीती रात आंखों आंखों में ही कट गई। सुबह अरुण योगेश के नर्सिंग होम में मेनका के पास था। उसे अपने सामने बेहतर देख वह उसके सर पर हाथ फिराता हुआ कहता है, अब कैसा लग रहा है? तो चले घर वापस। इस पर मेनका मुस्कुराकर हामी में सर हिलाती है। अब अरुण उठने का उपक्रम कर ही रहा था कि मेनका उसे टोकती हुई कह उठी, भैया एक बात कहूँ? मेनका तुरंत ही आगे कह रही, विवेक बुरा नहीं है, अगर आप एक बार उससे मिल ले तो। मेनका अरुण की ओर देखती चुप हो जाती है, तो वहीं अरुण संशय से उसे देखने लगता है। वे धीरे से क्यों कहती है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है। तुम मिली थी उससे? वह भी थोड़ा घायल है, जल्दी ही मिलूंगी। मतलब कल तो नहीं ना? अरुण के सवाल पर मेनका मौन ही बगले झांकने लगती है।
इस पर उन कमरे में टहलते हुए अब कमरे को आंखों से खंगालने लगता है। टेबल पर रुई और पट्टी तितर बितर थी और उसमें ताजे खून के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे। फिर कमरे में लगी बालकनी की ओर आता है, जिसका दरवाजा बंद लग रहा था, वह उसकी चिटकनी हटी थी। वह टहलते टहलते उस बालकनी से बाहर का आंखों से मुआयना करता हुआ कहता है, मैं भी एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, बताओ कहाँ है? क्या सच में भैया? मैं आपको बताऊंगी जल्दी ही। ठीक है, मैं योगेश से मिलकर डैड से मिलने जा रहा हूँ। राजवीर तुम्हें ले जाएगा। अपनी बात कहते हुए जैसे मेनका का अगला प्रश्न समझते हुए कहता है, डैड अब बिल्कुल ठीक है, उन्हें भी आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा है। इस पर मेनका बस हामी में सर हिलाती हुई खामोश रहती है। अर्णव हॉस्पिटल के बाहर आकर देखता है, उसकी लगाई सारी सिक्योरिटी अभी भी मुस्तैद दिख रही थी। उनका इंचार्ज अरुण को देखते ही तुरंत उसके पास आता, उसे विश करता हुआ कहता है, सर कल रात से हमने यहाँ अपनी टाइट सिक्योरिटी रखी कि परिंदा भी पर नहीं मार सका। डॉक्टर साहब भी रात में यहीं रुके थे, वे बस अभी थोड़ी देर पहले ही अपने घर के लिए निकले हैं। सर अब हमारे नेक्स्ट क्या ऑर्डर है? वे जितनी अलर्ट नर्स से अपनी बात कह रहा था, उस पर अरुण हल्के से होठों को विस्तार देता आगे बढ़ते हुए कहने लगा, यू कैन गो बैक योर ऑफिस नाउ। ओके सर। योगेश से अब ना मिलने का सोच कर अरुण खुद ही ड्राइव करता हुआ उस हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है जहां दीवान साहब एडमिट थे। वो हॉस्पिटल का सबसे सुविधाजनक और आरामदायक रूम था, जहां दीवान साहब कई केयर टेकर के बीच आराम से थे। उनकी हालत अब काफी बेहतर थी और वे नाश्ता करके आराम से बैठे थे, तभी अरुण वहां आया। वे उनके पास आता, उनका हाथ पकड़ते हुए उनके ठीक सामने बैठ जाता है। 2 पल तक वे उन्हें बड़े ध्यान से देखता रहा, जैसे उनका फिर से स्वस्थ होना वे आत्मसात कर रहा हो। इस पर थोड़ा असहज होते वे पूछ बैठते हैं, क्या देख रहे हो अरुण? इस पर वे स्नेह से उनका हाथ सहलाते हुए कहता है, आपको ठीक देखकर अच्छा लग रहा है। इस पर वे नितांत श्वास लेते हुए कहते हैं, इसलिए मैंने आज डिस्चार्ज के लिए कह दिया। ठीक किया आपने डैड, अब आपको उस दिन घर पर बस आराम करिएगा। अरुण जिस सहजता से अपनी बात कह रहा था, उस पर वे सपाट भाव लिए उसका चेहरा देखने लगते हैं। शायद कुछ देर पहले मेरे चेहरे पर यही ढूंढ रहे थे ना कि जो परेशानी इस वक्त मेरे हाव भाव में होनी चाहिए वो वहाँ है ही नहीं। वे वरुण का हाथ थपथपाते हुए कहने लगे, आखिर तुम्हारा बाप हूँ, सिर्फ तुम ही अपने हाव भाव नहीं छिपा सकते, मैं भी छिपा सकता हूँ। उसकी बात पर उनका चेहरा थोड़ा हिचकिचाहट से भर जाता है। वे आगे कहने लगे, इसलिए तुमने टीवी से लेटेस्ट न्यूज़ और कवरेज से अखबार बंद करा दिए ताकि जो आजकल हो रहा है वो मुझ तक ना पहुंचे। अब अरुण समझ गया था कि उसके पिता सब जान चुके हैं। वे टेबल के नीचे से एक अखबार निकाल कर उसके सामने उसका पन्ना खोलते हुए कहते हैं, जैसे तूफान को आने से न रोका जा सकता है और ना ही उसकी खबरों को। अरुण भी एक हल्की नज़र उस खबर पर डाल लेता है, जैसे दीवान के गिरते व्यवसायिक ग्राफ को अच्छे से दर्शाया गया था। अरुण कहता है, इस वक्त इस सबसे जरूरी आपका स्वास्थ्य है। वे तुरंत कह उठे, तो कब तक मुझसे खबर छुपाते? इस पर वे खामोश होकर उनकी ओर देखने लगता है। वे आगे कहते, जो तुम आज देख रहे हो अरुण, वो सब कल की बोई मेरी ही फसल है और मैं इससे आंख मूंद कर कब तक बचता रहूंगा? एक दिन तो ये होना ही था। अब अरुण कुछ अचरज भाव से उनकी ओर देख रहा था, जबकि उसके पिता सपाट भाव से कहे जा रहे थे, ये कोई बिजनेस की घुड़दौड़ नहीं है, ये सब वही है जो मैंने अपने साथ किया था और आज वो सब मुझे सूद समेत वापस कर रहा है। बोला था किसी वक्त उसने मुझे ये बात। मैं कुछ समझा नहीं रह। मैं चाहता तो इस सच को फिर किसी बनावटी झूठ के नीचे दबा लेता, पर कब तक? अब तो मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। दीवान साहब अब बिना रुके कहे जा रहे थे और अरुण अवाक उन्हें सुन रहा था। रंजीत के पिता और मैं कभी बिजनेस पार्टनर थे। वो जल्दी ऊंचाई पर पहुंचने की मेरी सनक ने उस दोस्ती को ही नहीं, व्यवसाय के विश्वास के धर्म को भी तार तार कर दिया। मैंने वो सब कुछ पा तो लिया, पर इस हीन भावना से कभी नहीं उबर पाया। हर बार मैंने जिसे अपनी जिद की तरह पूरा किया, वो ही आने वाले वक्त में मेरे लिए सबक साबित हुआ, चाहे वह बिजनेस का कोई फैसला हो या निजी जीवन का। इस पल दोनों की निगाह आपस में मिली और बहुत कुछ उनके अंतर मन में घुमड़ कर रह गया। अरुण अच्छे से समझ चुका था कि उसके पिता किस निजी फैसले की बात कर रहे हैं। किरण पर लगाए आक्षेप कभी अपनी ही बेटी पर विपता की तरह आ गिरेंगे, ये वे कहाँ सोच पाए थे।
वे आगे कहते रहे और उन पूरी खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। रंजीत से मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, पर कोई बात नहीं बनी और आखिर उसने वो कर ही दिया जो कभी नहीं देख सकता था मैं। जिस इमारत की एक एक नींव को मैंने अपने हाथ से रख कर उसे ऊंचाई तक पहुंचाया हो, उसे गिरते आखिर मैं कैसे देख सकता हूँ। अरुण सहानुभूति से उनका हाथ सहलाते हुए कहता है, आप कहेंगे तो आपकी ओर से मैं कोशिश करूंगा बात करने की, पर मैं आपको हौसला खोते हुए नहीं देख सकता डैड। कोई जरूरत नहीं अरुण, अपना बोया खुद ही काटना पड़ता है। अब आके देखते हैं क्या होगा। एक निराश सा श्वास छोड़ते वे कहते हैं। उस पल सच में उनके चेहरे में पश्चाताप की भावना को साफ साफ देखा जा सकता था। अपने अतीत को उन्होंने स्वीकार तो कर लिया था, पर महज स्वीकारने से वे इस अतीत से छुटकारा पा सकेंगे? इस सवाल का जवाब इस वक्त उनके पास भी नहीं था, पर शायद आने वाले वक्त को ही पता होगा इसका उत्तर। ये सोचते वे कुछ पल तक निराशा से नजरें झुकाए रहे, पर उनके सामने बैठा अरुण तो जैसे अपने नाम के अनुसार ही था और कोई उम्मीद का दिया उसकी आंखों में प्रज्वलित हो उठा। वे उनका हाथ उसी प्रकार थामे था। वे उनके हाथों को फिर से सहलाते हुए कहता है, पता है डैड, एक छोटी सी कहानी है जो कभी बचपन में दादाजी ने मुझे सुनाई थी, पर आज भी मेरे जहन में उसके एक एक हर्फ की तरह अंकित है। दीवान साहब नजर उठाकर उसकी ओर देखते हैं। वे आगे कहता है, कोई भी किसी का काम छीन सकता है, पर उसकी कला नहीं, और वो कला जो आप में है। आपने जब इस इमारत की नींव रखी थी तब तो सारा भार अकेले आपके कंधे पर था, पर आज आपका परिवार आपके साथ है। बस आप हमारा दिशा निर्देशन करिए तो हम फिर से एक नए सिरे से उस इमारत को फिर से खड़ा कर सकते हैं। हार जाना गलत नहीं, पर हार मान लेना जरूर गलत है, और मैं आपको इस तरह हारने नहीं दूंगा। ये आज की रेस भले ही आपने शुरू नहीं की, पर इसका अंजाम आपके अनुसार होगा डैड। वे विश्वास से उनका हाथ थामे था। ये देखते उनकी बुझी आंखों में कुछ पल के लिए दमक उठी। तो चलो आज इसी वक्त मीटिंग से सारा एजेंडा तय करते हैं। आज अरुण की हिचकिचाहट वे समझते हुए कहते हैं, मैं ठीक हूँ और फिर तुम सब हो ना मेरे साथ, चलो। कहते हुए वे एक घायल लेकिन हिम्मती योद्धा की तरह खड़े हो जाते हैं। अगले ही पल अरुण का बिजनेस सूट मंगवा लेता है, जिसे केयरटेकर पहनने में उसकी सहायता करते हैं। फिर अरुण आगे बढ़कर उनको अपने हाथ से कोट पहनाता है। इससे उनकी आंखों में एक सहज भाव तैर जाता है। फिर अरुण का हाथ थामे उन्हें अपने साथ लिए बाहर निकल जाता है। राजवीर जैसे ही पोर्च पर कार रोकता है, मेनका जोश में उतरती हुई अंदर की ओर भागती है, पर विपरीत दिशा से आती भूमि से वे टकराती टकराती बचती है। भूमि उसे दोनों हाथ से थामती हुई कहती है, अरे रुक तो जा, ऐसे कहाँ भागी जा रही है, ठीक तो हो ना? रुक कर मेनका भूमि को देखती है, जो कहीं जा रही मालूम पड़ रही थी। वे जल्दी से कहती है, भाभी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहती हुई मेनका भूमि की बाह थामे उसे अंदर की ओर खींचने लगती है। हाँ सब सुनूंगी, पर अभी संस्था जाना जरूरी है, बस वहां से जल्दी से निपट कर आती हूँ तुम्हारे पास। कहती ही भूमि मेनका का ज्ञान प्यार से सहलाती हुई उसे रोक लेती है, पर इसे मेनका रुकती नहीं, धीरे से कहती है, ठीक है भाभी, जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। भूमि मेनका को आंखों से आश्वासन देती उसके विपरीत चली जाती है। भूमि को संस्था से फोन आया था, इससे उसे अर्जेंट वहां पहुंचना था। इस वक्त उसका मन घबराहट से ज्यादा दुख महसूस कर रहा था। जिस संस्था को उसने अपने अकथ्य परिश्रम से खड़ा किया, उसका ऐसा हश्र उसने कभी नहीं सोचा था। वे तो हमेशा के लिए सबके लिए अच्छा करती थी, नहीं तो उसके जीवन में वैभव और ऐश्वर्य की क्या कमी थी जो वे अनाथों के हिस्से का उनसे छीन लेगी। ऐसा लोगों ने सोचा भी कैसे? बहुत ही दुखी मन से वे संस्था पहुंचती है। अपने ऑफिस में पहुंचते सहसा वे अवाक रह जाती हैं। उसकी नजरों के सामने वही कमिश्नर अफसर दिख रहा था। भूमि को लगा अब क्या बुरा कहने आया है वह। इसके विपरीत वे एक हल्की मुस्कान के साथ उसका अभिवादन करता है। भूमि भी अपनी ओर से औपचारिकता निभाती है। अगले ही पल वे कुछ पेपर्स उसकी आंखों के सामने करता हुआ कहता है, ये मेरी लेटेस्ट रिपोर्ट है आपकी संस्था के बारे में। इसके हिसाब से आपकी संस्था के ऊपर लगे सारे एलिगेशन वापस लिए जाते हैं। अब आप सारे आरोपों से मुक्त हैं। ये सुनते ही भूमि हैरानगी से उन पेपर्स को उठाकर अलटने पलटने लगती है। वे कहता रहा, मैंने समझने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी, पर असल आरोपी आपकी संस्था का ही है, राघव और कुसुमलता,
जिन्होंने अपने पद का फायदा उठाते हुए बीच का कमीशन ही नहीं खाया, बल्कि खराब सामानों को भी संस्था में वही लेकर आए थे। बस आपको इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में ऐसा है? जी, इस बात के सारे सबूत हैं मेरे पास। अब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर चुकी होगी। अफसर सपाट भाव से कहता रहा और भूमि के सारे होश उड़ते रहे। वे सर पे हाथ रखे जैसे कुर्सी पर गिर सी पड़ी। जो अफसर ने कहा, क्या वो सब कुछ उसके सामने सफेद सच की तरह था, जैसे देखती ही वे खुद से कह उठी, तो ये सारा कांड इन दोनों ने किया? फिर कल्याण, क्या वह निर्दोष था? ओह, क्या जल्दबाजी में मुझसे कोई भूल हो गई क्या? वे देर तक यूं ही सदमे की तरह बैठी रही, तो अफसर उस पल की खामोशी तोड़ते हुए कहता है, मैम, मैं अपनी तरफ से सारी क्लियरेंस दे चुका हूँ। बस एक लास्ट चीज और आपसे कहनी है। इसमें भूमि नजर उठाकर उसकी ओर देखती है। वे आगे कहता है, लेकिन आपके पति को सही काम गलत तरह से नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब? उन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को बंधक रखा, सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी संस्था पर की गई कार्रवाई रोक दूं। हालांकि उनके द्वारा हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, पर यह गलत तो था ही ना। फिर उनके द्वारा दिए गए सबूतों के बल पर ही मिस फॉल्टर का पता कर पाए। मेरे पति? हाँ, अब सामने से चेहरा देखा तो नहीं, बस आवाज़ सुनी थी। फिर वो आपका कोई अपना ही होगा जो आपके लिए इस हद तक गुजर गया। बस आप उन्हें ये ज़रूर कह दीजिएगा कि गलत तरीका भी गलत ही होता है। भूमि के तो जैसे सारे होश ही उड़ गए थे। इसके विपरीत वे अफसर कहता हुआ बाहर निकल जाता है। अब मैं चलता हूँ। अफसर जा चुका था, पर भूमि अपनी जगह पूरी तरह से उलझी हुई थी। वे खुद में ही बुदबुदा उठी, आकाश ऐसा कुछ मेरे लिए करेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। और अरुण, उसे तो मेरी प्रॉब्लम पता ही नहीं। और डैडी जी, उनसे तो मेरी बात भी नहीं हुई। एक बस वही है जो हमेशा मेरी मदद करते हैं। फिर ये कौन शख्स हो सकता है? खुद में उलझी भूमि देर तक अपनी याद के हर शख्स को खंगालने लगी, पर कोई ऐसा शख्स उस खांचे में फिट ही नहीं हुआ जो उसके लिए इस हद तक चला जाए कि वो बिना उसकी जानकारी लिए। मेनका तो जैसे हर घड़ी उस पल का इंतजार करती मेंशन के अंदर उजला को खोजने लगी, और वह मिली भी तो वहीं जहां सच में उसे देखने की कल्पना करना चाहती थी। अरुण के कमरे में उसकी वार्डरोब को वह करीने से लगा रही थी। उसका ध्यान बस वही था, जिससे पीछे से आती मेनका को नहीं देख पाई, जो अपनी भरपूर मुस्कान के साथ आती झट से उसके गले लगाती हुई कह उठी, किरण भाभी। उजला के हाथ से सारे कपड़े झट से नीचे गिर पड़ते हैं। इतने समय बाद उसका नाम वो भी भाभी के साथ सुनते, जैसे उसका सारा जिस्म थरथरा कर रह गया। मेनका अभी भी उसे पीछे से पकड़े हुए कह रही थी, मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी भाभी मेरी नजरों के सामने थी और मैं जान भी नहीं पाई। भाभी, बस मन करता है यूं ही पकड़कर आपको भैया के सामने खड़ा कर दूं, फिर देखती हूँ कैसे ये दो दिल बिछड़े दिल नहीं मिलते। ये सुनते ही उजला घबरा कर झट से उसकी ओर पलटती हुई कह उठी, नहीं, ऐसा कुछ मत करना। क्यों भाभी? ओह, आज शायद आप विवेक के बारे में सोच रही हैं। एकदम से मेनका का मन भी मुरझाया सा हो जाता है। वे अब धीरे से कहती है, भाभी प्लीज़ आप मेनका विवेक को गलत मत समझिएगा। मैं बस अभी आपको इतना कह सकती हूँ कि जो कुछ भी उसने किया उसके पीछे उसकी कोई गलत मंशा नहीं थी। वह तो खुद ही हालातों का मारा हुआ है। आप मुझ पर तो यकीन करती हैं ना, तो मेरी बात पर भी कर लीजिए। वे गलत नहीं है, इसलिए अब मैं आपको इस तरह से नहीं देख सकती। इस घर में जो आपकी सही जगह है वो आपको मिलनी ही चाहिए। मैं बस बस, अब आगे कुछ मत कहो। मेनका हैरान उजला को देखती रही, इसकी आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई नजर आ रही थी। जो भी मेरे साथ हुआ था, जिसमें मेरे साथ किया, वो सब बीती हुई बात हो गई है। अब इस बात का सारा अर्थ ही खत्म हो चुका है। शायद किरण कभी बनी ही नहीं थी इस घर के लिए। मैं उजला ही ठीक हूँ। बस अब बात यही खत्म करो। ये क्या कह रही हैं आप? वो सच जिसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगी तो मेरी तरह बुरा लगना खत्म हो जाएगा। नहीं, ये सच नहीं है। आप किरण हैं ये बात जानते हुए मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? चुप रहना होगा, क्योंकि अगर किरण अतीत से बाहर आएगी तो विवेक पर आरोप भी बाहर आएगा, और ये दो सच शायद ही परिवार स्वीकार न कर सके। इसलिए किरण को अतीत में ही दफन रहने दो। यही वक्त की ज़रूरत है मेनका। उजला बिलखती हुई उस कमरे से बाहर चली गई, और पीछे खड़ी मेनका जैसे जड़वत रह गई। एक ही पल में उसकी खुशी कपूर की भांति उड़ गई। उसका मन खुद से ही प्रश्न कर उठा, क्या दादाजी भी इसलिए सब जानते हुए चुप है? क्या ये सच कभी स्वीकारा नहीं जाएगा? क्या विवेक के सच में बहुत बड़ा गुनाह हो गया?
मेनका किरकिरा पे मुड़ खड़ी रह गई। उजला भरी आंखों से कमरे से निकलकर बाहर आ गई। अब उसने जैसे खुद को वक्त के हवाले कर दिया कि जो उसका फैसला होगा वही उसकी नियति होगी। वह मुख हॉल से गुजर कर अपने कमरे की ओर जा रही थी कि जिगना की आवाज के साथ कोई महीन आवाज उसके कानों से टकराई, जिसे सुनते ही उजला अपने स्थान पर खड़ी रह गई। अच्छा, आप उजला दीदी से मिलना चाहती हैं? आप कमरे में बैठे, मैं बुलाकर लाता हूँ। उजला आवाज की टोल लेती लेती मुख्य कमरे में आती है, जहाँ उस अजनबी आवाज को जिगना रुकने को बोलकर गया था। जिगना उजला को देखते हुए उस कमरे से निकल ही रहा था कि सामने से उसे आता हुआ देखते वे कह उठा, दीदी मैं आपको ही पूछ रहा था। कहता हुआ जिगना बाहर चला जाता है और उसकी आवाज से वे अब उस दिशा की ओर देखती हैं जहां वह खड़ी थी, और जो आश्चर्य से बस उजला को बार बार पलकें झपका कर देखे जा रही थी। इससे पहले कि उजला कोई प्रतिक्रिया करती, वे लगभग दौड़ती हुई उसके गले लगती हुई कह उठी, आप यहाँ हो तो मुझे बताया क्यों नहीं? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको। हर समय आपका ख्याल आते मन कितने तरह के डरावने विचार से भर जाता, पर कभी सपने में नहीं सोचा था कि आपको यहाँ देखूंगी। आप यहीं थी तो अरुण बाबू ने भी मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों सब चुप थे? आप बोलती क्यों नहीं? अब की वह झुंझला कर उजला के कंधे पकड़कर झंझोड़ती हुई कहने लगी, आपको पता है बाबूजी होश में आ गए हैं और आंख खुलते ही उन्होंने आपको ही पुकारा है। बस यही बताने मैंने अरुण जी को फ़ोन किया था। तब उन्होंने ही मुझे यहाँ आने को बोला और कहा कि कोई उजला है उससे मिल लेना। पता नहीं क्यों कहा ऐसा। कौन है उजला? मैं हूँ उजला। बेहद सपाट स्वर में वो उजला कहती है। क्या आप? बाकी के सारे शब्द सारंगी के होठों पे थरथरा के रह जाते हैं। नियति ने कितना बड़ा खेल खेला मेरे साथ कि क्या क्या बताऊँ तुम्हें। जब सब कुछ दे रहा था वक्त, उसके अगले ही पल मेरा शेष भी मुझसे छीन लिया। जब तू गौरा को देखने कमरे से बाहर गई थी, तब एक अजनबी इंसान आकर मेरा अपहरण कर लेता है, वो भी इसलिए कि उसे इस परिवार से कोई दुश्मनी निकालनी थी। फिर वह जिस गाड़ी में मुझे ले जा रहा था उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। पर नियति देखो, उस वक्त मैं उसी हॉस्पिटल पहुंचती हूँ जहाँ अपने बाबूजी को मुझे बेसुध देखना पड़ा, और इस बात का सारा इल्ज़ाम और लांछन मेरे हिस्से आ गया। किसी ने कुछ न पूछा, न जानना चाहा कि क्यों किया मैंने ऐसा, या क्या हुआ होगा मेरे साथ। कुछ भी नहीं, क्योंकि लड़की तो हमेशा सबकी नज़रों में नाजुक कड़ी होती है, जिसे जब चाहे तोड़ दो। मेरे पास फिर बचा ही क्या था? न मैं अपने वहाँ होने का कोई सूचना दे सकती थी और न वहाँ ठहर सकी। मन किया जान दे दूँ अपनी। फिर नियति ने कुछ और खेल रच लिया और इस घर के ड्राइवर के घर मुझे पहुँचा दिया, जिन्होंने मुझे बेसहारा जानकर मेरी मदद की और यहाँ मुझे काम के लिए ले आए। वक्त का जो जी आया वो करता गया। अब तक किरण के नाम पर इतने लांछन लग चुके थे कि नहीं था मेरा हौसला कि मैं किरण बनकर सबके सामने आऊं और ना झेल सकूं सबकी नाकों में अपने लिए बेइंतहा नफरत। बस मेरे जीवन की लाज को बचाए रखने मुझे उजला बनना पड़ा। उजला की आवाज नमी से भर उठी, गला दर्द से भर रहा गया। सारंगी उसकी बाह पकड़े धीरे से पूछती, दीदी कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि आप अपना सच किसी से कह पाती? किससे कहती? जिससे बिन देखे अपना सारा कुछ माना वे मुझे खुद यहाँ बेसुध हालत में मिले, और दादाजी तो पहले ही घर छोड़ चुके थे। फिर बोलो किससे कहती? मैं यहाँ जानती ही किसे थी। पर वो कौन था दीदी जिसने आपका अपहरण किया? विवेक। नाम तो भी कुछ दिन पहले पता चला। मैंने तो कभी उसे देखा भी नहीं था, पर आज की स्थिति ये है कि जब उसके बारे में सब जान चुकी हूँ मैं, तब भी उसका नाम नहीं ले सकती, क्योंकि इस परिवार की मान मर्यादा भी मेरी वजह से भंग हो, ये मैं कैसे देख सकती हूँ? उजला की बात सुनते सारंगी एकदम से पूछ उठी, तो आप कब तक उजला बनकर रहेंगी? क्या फर्क पड़ता है कि मैं उजला हूँ या किरण? बस अपना कर्तव्य तो निभा ही रही हूँ ना। तुम्हें नहीं, पर हमें फर्क पड़ता है। अचानक से उनकी वार्ता के बीच में कोई तीसरी आवाज उन्हें टोक देती है, जिसे सुनते हुए उसकी दिशा की ओर मुड़ जाती है। दरवाजे के अंदर भूमि आती हुई अब उजला और सारंगी को साथ में देख रही थी। भूमि के साथ साथ मेनका भी थी। उजला तो अपने स्थान पर बुत बनी रह गई। भूमि अब उसके सामने आती हुई कह रही थी, फर्क पड़ता है, क्योंकि जो स्थान किरण का है वो कोई नहीं भर सकता। हम उजला के बिना फिर भी रह लेंगे, पर किरण, उसके स्थान की तुम कैसे पूर्ति करोगी? उजला नजरें झुकाए खड़ी रह गई। भूमि अब उसके सामने आती है, उसके कंधे पकड़ती हुई कहती है, कितना इंतजार था इस घर को अपनी छोटी बहू का।
कितनी बेसब्री देखी मैंने अरुण की आंखों में तुम्हारे लिए। बस समय के कुछ चक्र ने सब अलट पलट कर रख दिया। गलती सिर्फ वक्त की नहीं, हम सब की भी है। तुमने बिल्कुल सही कहा, पर बस बहुत देर कर दी ये कहने में। भूमि की बात पर उजला अब सहमी सी नजर उठाकर उसकी ओर देखती है, जो अभी भी कहे जा रही थी। कहते हैं ना, हर चीज का सही वक्त होता है। तो वक्त आ गया है कि इस घर को अपनी छोटी बहू मिल जाए। सुना ना, अरुण ने खुद भेजा है सारंगी को। आखिर कितना सब्र का इम्तहान लोगी मेरे देवर का। मुझे तो हैरत होती है कि एक दूसरे को जानते हुए भी तुम दोनों कितना सब्र से साथ रह रहे हो। क्यों? ये रिश्ता हक है तुम्हारा किरण। अरुण से किरण को कोई जुदा नहीं कर सकता। भूमि को अपनी बात मुस्कुराते हुए कह रही थी। इस पर सारंगी तुरंत उछलती हुई उनके बीच में आती हुई कहने लगी, हाँ, उन्होंने तो खुद मुझे आने को बोला। ये सुनकर मुझे अजीब लगा कि एक खबर के लिए वे मुझे यहाँ क्यों बुला रहे हैं। पर सच में वे ना होते तो बाबूजी भी ठीक नहीं हो पाते कभी। इस पर उजला आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी, जबकि सारंगी अपनी बात कहती रही। उन्होंने ही इतने बड़े अस्पताल में उनको भर्ती कराया, तभी तो वे ठीक हो पाए। जाने कौन कौन डॉक्टर रोजाना उन्हें देखने आते। वो भूरे बाल वाला डॉक्टर तो पक्का विदेशी होगा। जाने क्या गिटपिट बोलता था, मुझे तो समझ ही नहीं आता था। सारंगी के भोलेपन पर बरबस ही वहां हल्की मुस्कान सबके चेहरे पे खिलाई। अमीन का कहने लगी, लेकिन भैया कब जान गए आपका सच, और हमें क्यों नहीं बताया? इस पर सारंगी जल्दी से कहती है, अब वो तो मुझे नहीं पता, पर हर बार यूं आते जैसे अपने परिवार का ख्याल रख रहे हों। ये सुनते ही उजला नजरें नीचे की अपने होठ चबाने लगती है। भूमि उजला का चेहरा ध्यान से देखती हुई कहने लगी, जिस अरुण ने अपनी भाभी से कभी कोई बात नहीं छुपाई, उसने एक बार भी इस बात की भनक नहीं लगने दी। सोचो किरण, वो कितना मान रखता है इस रिश्ते का। वो चाहता तो तुम खुद स्वीकारो ना कि जबरन उसे तुम्हारे सामने लाया जाए। इस प्यार को तो पहचानो। दोनों एक दूसरे के परिवार को चुपचाप संभालते हैं। कभी उफ तक नहीं की। वैसे कहाँ से लाए तुम दोनों इतना सब्र? अब क्यों उसका चुजला का चेहरा अपनी हथेली में भरती हुई कहने लगी, आज तो मैं अपनी देवरानी को जी भर कर देखना चाहती हूँ। अब तो गले लग जाओ। क्या अभी भी हमसे रूठी रहोगी? नहीं। बरबस ही उजला के मुंह से निकल पड़ा और वो भूमि के गले लग गई। उस पल में जाने कितनी नदियां बांध तोड़ती उफनती चली गई, ये कोई ना समझ पाया। मेनका भी उसके साथ गले लग जाती है। ये भावुक दृश्य देखती सारंगी भी धीरे से अपनी पलकें दुपट्टे से पोंछ लेती है। किरण भूमि की आंखें पोंछती हुई कहने लगी, रिश्तों में गलत नहीं होता, गलतियां होती हैं, और वक्त के साथ उन गलतियों को सुधारा जाता है। अब तुमने बहुत रिश्तों को संभाल लिया, अब खुद को संभालने की बारी है। आज से तुम बस किरण हो, उजला नहीं। इस पर किरण की आंखें हल्के से शर्माती मुस्कुरा उठती हैं। तभी सारंगी पूछने लगती है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब बाबूजी होश में नहीं थे, तब तो हर दूसरे दिन अरुण बाबू आते और उनका हाल लेते, और जो ना आ पाते तो मुझसे फोन पर हाल चाल ले लेते। लेकिन जब मैंने उनके होश में आने की बात बताई, तब वे मिलने क्यों नहीं आए? ये सुनते मेनका के साथ साथ किरण के चेहरे पे भी आश्चर्य तैर गया, जबकि भूमि मुस्कुराती हुई कहने लगी, क्योंकि ये अरुण है जो सारे रिश्तों का मान रखना जानता है। वो नहीं चाहता कि वे अरुण को अचानक सामने देख शर्मिंदगी से भर दें। उन्हें ये ना लगे कि वे उन पर कोई एहसान कर रहा है। उनके मान के लिए वे उनसे मिलने नहीं गया। और ये बाप रे, वे इतना सारा सोच लेते हैं। कहते हुए सारंगी अपना सर खुजाने लगती है और उसे देखते सब मुस्कुरा पड़ते हैं। समय लगा पर रिश्तों को अपना सही पड़ाव आखिर मिल ही गया। उस घर को छोटी बहू मिल गई तो भूमि को अपनी देवरानी, वही मेनका अपनी दोनों भाभी के गले लगती फूले नहीं समा रही थी। सारंगी तो खैर उसकी हालत तो बस खुशी से दोहरी हुई जा रही थी। आखिर कहाँ कल्पना कर पाई थी कि जिस दीदी से मिलने की वे उम्मीद ही खो चुकी है, वो उस जगह मिलेगी जहाँ उसने उसकी उम्मीद भी नहीं की थी। भूमि अब किरण को थामे हुई कह रही थी, मन तो नहीं कर रहा कि इतने समय बाद मिली अपनी किरण को कहीं भी जाने दूं, पर आज तुम्हारे बाबूजी को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपने हाथ से विदा करूंगी। और हाँ सारंगी, अपनी बात कहते कहते वे सारंगी की ओर मुड़ती हुई कहती है, अपनी अमानत की तरह भेज रही हूँ, ख्याल रखना। बहुत जल्दी हम सब विदा कराने आएंगे अपनी नई बहू को। इस पर मेनका भी भरपूर मुस्कान के साथ कह उठती है, हाँ भाभी, द्वार छिकाई का नेक भी बचा है। जब तक नहीं दोगी ना, तब तक भैया के कमरे में नहीं जाने दूंगी। ये सुनते ही किरण शर्माती हुई एक बार फिर नजरें नीची कर लेती है।
उस पर सभी वे चेहरे गहरी मुस्कान से खिल उठते हैं। अब भूमि को किरण अपने साथ लिए उसके कमरे में ले जाती है, जहाँ अपने पास रखी किरण की शेष नई साड़ी से एक साड़ी निकाल कर उसे मेरे हाथ से पहनाती है। मेनका भी उसे तैयार होने में पूरी सहायता करती है। कुछ पल में किरण तैयार खड़ी थी, जिसे देखते हुए सच में लग रहा था कि वो दीवान परिवार की बहू है। उसके साथ में लिए वे फिर हॉल में वापस आती है, जहाँ सारंगी उनका इंतजार कर रही थी। अब वे एक पल को उसे देखती रह गई। अब उजला कहीं नहीं थी, बस सबकी निगाह पे तो किरण ही थी। भूमि राजवीर को बुलाकर उसे ही किरण और सारंगी के साथ ही वहीं जाने को कहती हुई हुक्म सुनाती है। यह है दीवान परिवार की छोटी बहू किरण। राजवीर, अब से तुम उनके साथ रहोगे और अपनी छोटी मालकिन का हुक्म सुनोगे। राजवीर, जो आश्चर्य से देख रहा था, किरण बीच में ही टोकती हुई कह उठी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस किरण, कुछ तो मुझे हक अदा करने दो। ये राजवीर ही है ना जो तुम्हें यहाँ लाया था? तो बस यही है अपने राम सीता का केवट, जो उन्हें साथ में बार वापस लेके आएगा। इस पर राजवीर सहमति से मुस्कुरा देता है। जब तक हम विदाई की तैयारी करते हैं, तब तक इस साई की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ राजवीर जी, कहता है वो राजवीर पूरे आदर से उनका रास्ता प्रशस्त करता कार तक उन्हें ले जाता। कार का पिछला दरवाजा खोलता है। पिछली सीट में सारंगी और किरण बैठ जाती हैं। एक बार फिर भूमि उसे बैठने से पहले अपने गले लगाती हुई कहती, आपकी ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी, कहती हुई उसका माथा चुम लेती है। मेनका भी वहां तब तक खड़ी रहती है जब तक कार वाकई आंखों से ओझल नहीं हो जाती। पिछली सीट पर बैठी सारंगी किरण का हाथ कसकर पकड़ी थी, जैसे इस लम्हों को पहली पकड़ से भी जाने नहीं देना चाहती थी। इधर किरण के मन में ढेरों उथल पुथल थी। हर बढ़ते लम्हे के साथ हर बीता हुआ लम्हा उसकी नजरों के सामने से घूम जा रहा था। आज अपने बाबूजी की देखने की अपार खुशी उसके हाव भाव में झलक रही थी। वहीं उसी पल अरुण का ख्याल आते उसका मन सोचने लगा कि मतलब अब तक जो चाहत भरी नजरें उस पर थीं, वो सच में किरण के लिए ही थी। ये सोचते उसका रोम रोम खिल उठा। पर उसी पल ये सोचते उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि अब जब वो सामने सामने होंगे तो क्या मंजर होगा। वो कहीं दिल धड़कते धड़कते रुक ही ना जाए। क्या नजर उठाकर उनकी वो चाहत भरी नजरें वो देख सकेगी? अरे दीदी, आपकी हथेली इतनी ठंडी क्यों पड़ गई? क्या एसी तेज चल रहा है? सारंगी किरण की हथेली पकड़े अचरज से उसे देख रही थी। जैसे राजवीर तुरंत एसी कम करता हुआ कहते हैं, मैंने कम कर दिया है। नहीं, अब माथे पे पसीना है। अरे आपको हुआ क्या है? सारंगी की तो बात समझ नहीं आ रही थी। उसे किरण जैसे शब्दों में बताती भी क्या। मन एक ही लम्हे में जिस बात पर घबराया हुआ था, वही लम्हे में रोमांचित भी हुआ जा रहा था। जाने कैसे अपने मन को वे संभाले, ये सोचती अब शीशे के पार जाती हुई सड़क को मुस्कुराती मुस्कुरा पड़ती है। दीवान लिमिटेड में मची हलचल अब दिखने भी लगी थी। कुछ बिजनेस एसोसिएट जो कुछ फाइनेंशियल कंपनी से अपना किनारा कर चुके थे, आज उन्हें शेष एसोसिएट संग मीटिंग रखी गई थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में ब्रिज अपने प्रेजेंटेशन के साथ तैयार थे। दीवान साहब अभी वहां आए नहीं थे। वे अपने केबिन में आकाश संग कुछ डिस्कशन कर रहे थे। अरुण भी वहीं था जब तक कोई कॉल नहीं आ गई थी। वे अब उस कॉल के लिए बाहर किसी एकांत में खड़ा कह रहा था, जी मुझे आपकी कॉल का इंतजार था। एक्चुअली एक मेरा फैमिली नंबर है जिसमें मुझे लगता है कोई थ्रेटन कॉल आ सकती है, तो उस नंबर को कुछ दिन के लिए मुझे सर्विलांस पर लेना है। अगर आप इस लीगल प्रोसेस को करने में थोड़ी हेल्प कर दे तो। अरुण अपनी बात अधूरी छोड़ता फोन के विपरीत मौजूद कमिश्नर की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगता है। पर्सनली तो ऐसा नहीं कर सकता, पर कुछ वीआईपी नंबर के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो कुछ दिनों के लिए हम उस नंबर के सारे कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। यू डोंट वरी, ये काम सीक्रेटली हो जाएगा। इस पर शुक्रिया अदा करता अरुण आकाश का नंबर उन्हें दे देता है। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वे क्या करने वाला था, ये तो शायद उसने खुद को भी जाहिर नहीं किया था। वे अब ऑफिस में रूबी का पता करने इंचार्ज को कॉल लगाता है। तब उसे पता चलता है कि आज रूबी आई ही नहीं। ये सुनते वे वापस कॉन्फ्रेंस हॉल में चला जाता है, जहां सभी मौजूद थे, दीवान साहब से लेकर कुछ एसोसिएट तक। ब्रिज बिजनेस की वर्तमान सिचुएशन को प्रेजेंट के जरिए बता रहा था, जिसे सुनते सभी के चेहरे के हाव भाव आ जा रहे थे। इस बात को आगे बढ़ाते हुए एक एसोसिएट उनको सुझाव देता हुआ कहता है, मेरा सुझाव है कि इस वक्त जो आपकी कंपनी की स्थिति है, उसको देखते आपको रंजीत सर के साथ कोलैबोरेट कर लेना चाहिए।
ये सुनते आकाश एकदम से भड़कते हुए कह उठा, साफ साफ क्यों नहीं कहते, हम उसके पास जाएं, गिड़गिड़ाएं और उसकी मनमानी चुपचाप मंजूर कर लें। फिर आप ही बताएं कि आप अपनी उन कंपनी जिनका आधिपत्य आपके पास नहीं रहा, उसकी तुलना में बची कंपनी से अपना माल कैसे सप्लाई कर पाएंगे। दिस इज इम्पॉसिबल। फिर रही सही आपकी साख भी चली जाएगी। उस एसोसिएट की बात पर दीवान साहब के चेहरे पर परेशानी उभर आई। वही आकाश भनभनाता हुआ बगले झांकने लगा। तब अरुण कहना शुरू करता है, हम व्यवसाय की संरचना में चेंजेस करेंगे। चेंजेस? किस तरह के चेंजेस? सभी हैरान उसकी ओर देखने लगे। तब वे आके कहता है, मैन्युफैक्चरर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर कस्टमर तक सब कुछ चेंज सिस्टम से गुजरता है, और इसी चेंज सिस्टम से हम चेंजेस करके अपनी आपूर्ति को पूरा करेंगे। इस पर आकाश हंसी उड़ाने वाले अंदाज में कह उठता है, ऐसा करो अरुण, तुम कंपनी के सीईओ बन जाओ, फिर आराम से चेंजेस करते रहना। दैट्स गुड आइडिया। अचानक बीच में एक एसोसिएट बोल उठा, जिससे आकाश के चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। अब उनके सामने बाकी के एसोसिएट भी बारी बारी से कहने लगे, हाँ हमें भी कोई एतराज नहीं, हाँ हाँ हमें भी। इस तरह से कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद की जा सकती है। अब दीवान साहब आप बताएं। सभी अपनी हैरान नजरें दीवान साहब की ओर मोड़ देते हैं, जबकि आकाश के चेहरे पर पारा बजाए थे। वे काफी समय से कंपनी का सीईओ था, और इससे इतर तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जो बात उसने मजाक के लिए बोली थी, उसे लेकर इतने सीरियस हो जाएंगे ये उसे सोचा भी नहीं था। अब सबकी निगाह दीवान साहब की ओर थी, जो कंपनी के निर्देशक थे, और ये फैसला सिर्फ वही ले सकते थे। इससे पहले कि वे कुछ कहते, अरुण कह उठा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने स्तर पर रहकर भी कंपनी के लिए कर सकता हूँ। अरुण की बात खत्म होते दीवान साहब कह उठे, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, वैसा कुछ करना चाहते हो, तो इसके लिए उसके राइट्स तुम्हारे पास होने चाहिए अरुण। एक सीईओ होने के बाद तुम अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकते हो, और फिर बाकी सभी भी यही चाहते हैं तो मुझे भी उनका निर्णय मंजूर है। अब की बात कहते कहते वे आकाश की ओर नजर घुमाते हैं, जिसका चेहरा तना हुआ नजर आ रहा था। अगले पल सब कुछ एक डॉक्यूमेंट जरिए प्रक्रिया के रूप में आ जाता है, और दीवान कंपनी का सीईओ अरुण को बना दिया गया। जल्द ही मीटिंग समाप्त हो गई, और उन तीनों के अलावा बाकी सभी कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए। अब दीवान साहब अरुण की ओर देखते हुए कहते हैं, तो अरुण कैसे करोगे ये सब? आकाश भी सख्त नजर से उसी को देखने लगा। अरुण कहता है, अब आपने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया है डैड, तो विश्वास रखिए, मैं दीवान लिमिटेड का नाम डूबने नहीं दूंगा। पर करोगे क्या? आकाश पूछता है। बस आज मैं अपनी रजिस्ट्रेशन तैयार कर लूंगा, कल बताता हूँ सब। फिलहाल मैं डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जा रहा हूँ। अरुण की बात पर आकाश तंज कसते हुए कहने लगा, एक सीईओ होकर तुम डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जाओगे? पहले अच्छे से सीईओ बनना तो सीख लो। इस पर अरुण सरल मुस्कान के साथ कहता है, जरूर कोशिश करूंगा। कहता हुआ अरुण अपने पिता की ओर देखता खड़ा होता हुआ कहता है, डैड आधे घंटे में रामानंद जी आ जाएंगे, तब आप जरूर घर वापस चले जाइएगा। अभी आपका आराम करना ज्यादा जरूरी है। रामानंद उनके पिता का ड्राइवर था। अरुण की बात पर मौन हामी भरते वे अरुण को जाता हुआ देखते रहे। उनके जाते वे आकाश की ओर देखते, जो बेहद तनाव में नजर आ रहा था। एक पिता और एक निदेशक के नाते वे आकाश के स्वभाव को भली भांति जानते थे। इसे वे आकाश की ओर देखते हुए कहने लगे, आकाश, इस वक्त जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है मैं अच्छे से समझता हूँ, तो फिर ऐसा फैसला लिया ही क्यों आपने? वक्त की नज़ाकत को समझो आकाश। डैड इस वक्त ही तो खराब चल रहा है, और ऐसे वक्त बचा हुआ भी हमने गंवा दिया तो अब डूबने को बचा ही क्या है? आकाश, मैंने तुम्हें भरपूर मौका दिया अपनी काबिलियत दिखाने का। आज अरुण की बारी है, उसे भी उतना ही मौका मिलना चाहिए। फिर अब तो हमारे पास गंवाने को बचा ही क्या है? ये 30 दिन अगर कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के सारे नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाए तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसे समझो आकाश। कहते हुए आकाश की ओर सहयोग भाव से देखते हुए कहने लगे, आज उसे भी तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। गिव हिम योर सपोर्ट। आखिरी शब्द वे इतने गहरे भाव से कहते हैं कि आकाश के हाव भाव भी अब नर्म पड़ जाते हैं, और वे गहरा निश्वास खींचता हुआ अन्यत्र देखने लगता है। किरण सारंगी के साथ उसी हॉस्पिटल आ गई जहां उसके पिता एडमिट थे। उस वक्त अचानक किरण को सामने देख उनके मन की क्या हालत हुई, ये उस नज़ारे को देखने वाला ही शब्दों से नहीं बता सकता। उस सुप्तावस्था में वे ऐसे उठे थे जैसे कोई लंबी उम्र काट कर आया हो। मुरझाए चेहरे पर ढेरों लकीरें जैसे हर दर्द और शिकायत को साफ साफ बयां कर रही थी। वे गले लगते कितने आंसू नदी बन गए, उनका भीगा चेहरा इसका प्रमाण था।
सारंगी अब उन्हें वो सब बता देती है जो किरण ने उसे बताया था। ये सब जानते हैं उनके हाव भाव वेदना से भर उठते हैं। वे बिसुरती हुई किरण को संभालते हुए कहते हैं, तू क्यों रोती है? तेरी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है। नहीं बाबूजी। हाँ बेटी, मेरी हर तरह हर वो पिता गलत है जो अपने पिता को ससुराल में कैसे रहना है, सबका कैसा ख्याल रखना है, कैसे सबके दुख दर्द अपने बना लेना है, ये सब तो अच्छे से सिखा देता है, पर अपनी बेटी को ये नहीं बताता कि उसे अपने हक के लिए क्या करना है और किस हद तक उसे सब कुछ सहना होगा। और सहन शक्ति को असीम सीमा तक बढ़ाते बढ़ाते वो बेटी खुद कितना टूट जाती है, ये किसी को पता नहीं चलता। तो खुद को इंसान समझना भूल गई थी क्या? हाँ, शायद मैंने ही नहीं सिखाया। सच में मैं नहीं सिखाया कि अत्याचार करना जितना गलत होता है उतना सहना भी गलत है। सबको तो चुपचाप सहती चली गई। अगर तुझे अपने हक के लिए खड़ा होना सिखाया होता तो आज इतना दर्द तेरे हिस्से नहीं आता। कहते कहते उनकी आंखें टपटपा उठी थी। किरण भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। फिर भी वे अपने पिता के आंसू पोंछने लगी, लेकिन आज वे इतना कुछ कहना चाहते थे कि सारा मन का गुबार निकालते रहे। जब बिना देखे किसी परिवार संग तुम्हारा रिश्ता कर दिया तभी मुझे तुमसे सवाल करना चाहिए था, पर नहीं सवाल करा तो अच्छी बेटी कैसे कहलाती? जब सारी दुनिया तुझ पर लांछन लगा रही थी तब सबके सामने आती और सारा सच कह पाती। पर कहाँ तेरे पिता ने तुझे इतना हौसला दिया? तुझे तो सिखाया गया था कि अपने मन से ज्यादा अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखो, और तुझे सच में अपनी सारी इच्छाएं होम कर दी इसके लिए। आज तो मन करता है हर मेरे जैसे बाप को पकड़कर मैं समझाऊं कि बेटी को अच्छी बहू बनाने से पहले एक इंसान बनने की सीख भी तो दो, ताकि उसे पता चले कि उसे किस हद तक सब सहना है। कहते कहते वे बुरी तरह से बिलक उठे तो उन्हें संभालती हुई किरण अब उन्हें चुप होकर आती हुई कहने लगी, बस अब आप कुछ मत बोलिए, नहीं तो मैं आपकी नज़रों के सामने से चली जाऊंगी। नहीं बेटी, अब ऐसा नहीं होने दूंगा। भीगे मन को समेटे या पिता पुत्री गले लगकर धीरे धीरे सिसकते लगते हैं। आज का दिन भूमि के मन के सुकून का दिन था। जहाँ सुबह सुबह उसकी संस्था की परेशानी झट से दूर हो गई, वहीं किरण को अपने इतने पास पाते उसकी तो खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो उसका मन बस दीवान साहब के मेंशन लौटने का इंतजार कर रहा था, ताकि इस खुशी खुशी को वो असल जामा पहना सके। वे अभी अभी अपनी संस्था में फ़ोन लगाकर अपने न आने की सूचना देती हुई पूछने लगी, अच्छा पता चला क्या कल्याण का कोई? उधर से आवाज़ आती है, नहीं मैडम जी, उसकी बीवी भी उसके बारे में कुछ नहीं पता, बोल रही थी जाने कब से वे खुद अपने घर नहीं लौटा, उसके बच्चे बुरी हालत में मैडम जी। ओह, ऐसा करो, कल्याण के परिवार तक हर तरह की सहायता पहुंचा दो और उसकी पत्नी को बोलो जैसे ही कल्याण वापस आए वो तुम्हें सूचित करे। ठीक है, कहती हुई संस्था की कर्मचारी फ़ोन रख देती है। अब भूमि मेनका के पास चल देती है। इन सब चक्करों में वे अभी तक मेनका से तो बात कर ही नहीं पाई थी। इससे भी मेनका के पास आती है जो अपनी उदासी में लिपटी चुपचाप खिड़की के बाहर का उदास आसमान निहार रही थी। हाँ पता है, किरण के जाते घर सोना हो गया, पर अभी मैं भी हूँ उस घर में। हंसी की फुहार उड़ाती हुई भूमि मेनका के पास आती उसका सर सहलाने लगती है। इस पर मेनका भूमि का हाथ थामे हुए कहने लगी, लकी हूँ कि इतनी अच्छी भाभी जो है मेरे पास, बस अपने मामले में ही किस्मत खराब निकली। कैसी बात करती हो, क्या ये सच नहीं है भाभी? मेनका की उदास नज़र भूमि की आंखों से छिपी नहीं थी, फिर भी वे किसी तरह से मुस्कुराती हुई मेनका से कहने लगी, देखना सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। देखो, आखिर हमने कभी सोचा था कि अचानक से किरण हमें अपने पास मिल जाएगी। आज वाकई लगा कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, पर कुछ की किस्मत मेरी तरह होती है जिनके लिए समय कभी अच्छा होता ही नहीं। नहीं तो क्या जिस विवेक को मैं जानती हूँ उसका अतीत इस घर के अतीत से जुड़ा होता? क्या ऐसा होना मेरी ही किस्मत में था? ये सुनते भूमि अचानक से चौंकती हुई क्या उठी, मतलब तुम विवेक के बारे में जानती हो सब? हाँ भाभी, मुझे सारा सच पता है, और अब लगता है काश नहीं पता होता तो अपने भाई से इतनी नफरत नहीं होती। कहती ही मेनका चेहरा ढांपे बुरी तरह से सिसक उठी। भूमि आगे बढ़कर उसे अपने अंक में समेटती हुई कहने लगी, क्या विवेक ने तुम्हें बताया सब? हाँ, खुद उसी ने मुझे सारा सच बताया। तो क्या भाभी, आप भी आकाश भैया और विवेक की तरह तारा के बारे में सब जानती हैं? हैरानगी से भूमि का चेहरा देख रही थी, पर उसे विश्वास नहीं आया कि भूमि इस पर हाँ में सर हिलाएगी। ये देखते हुए भूमि को पकड़ती हुई कहने लगी, अब सारा सच जानती हैं और फिर भी इस रिश्ते को निभा रही हैं, क्यों भाभी? क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ आकाश से नहीं इस परिवार से भी है। तुम, अरुण, क्षितिज हो मेरा परिवार।
भूमि मेनका का चेहरा थामे कहती रही, मैं तो बचपन से अकेली रही, पर जब इस परिवार में आई तो लगा मुझे मेरे छोटे भाई बहन मिल गए। तो बोलो कैसे इस परिवार को छोड़ दूं मैं? भाभी, मेनका बिलखती हुई भूमि से लिपट गई। अब भूमि उसका सर हौले हौले सहलाती हुई कहने लगी, कुछ बातें बस समय के हाथों में होती है, उन पर हमारा कोई बस नहीं चलता मेनका। मुझे अफसोस है कि मैंने जब तारा के बारे में जाना तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं तो उनकी हालत देख भी नहीं सकी। यकीन नहीं आता कि जिस भाई के साथ मैं रहती हूँ इतना हैवान भी हो सकता है। उफ, उनका जला चेहरा। क्या तुम कब और कैसे मिली तारा से? क्या जिंदा है वे? जिंदा क्या, वे तो जिंदा लाश की तरह है। मुँह भी हड़बड़ाती हुई पूछती, क्या मिला सकती हो उससे? मैं इनका अफसोस से जवाब देती है, आप नहीं मिल सकती उनसे। मतलब? वे खो गई हैं कहीं। विवेक से मैंने ही जिद की थी उनसे मिलूं, लेकिन मुझसे दरवाज़ा खुला रह गया और वे कहीं चली गई। उस रात हमने बहुत खोजा पर उनका कहीं अता पता नहीं चला। अब पता नहीं विवेक अभी तक उन्हें ढूंढ भी पाया या नहीं। कभी कभी सोचती हूँ कि काश ये सब नहीं खाती तो बेहतर होता। भाभी मेनका इस तरह बहुत अकेला है। मैं तो उसके साथ रहना चाहती थी लेकिन उसी ने मुझे यहाँ भेज दिया। सब्र करो मेनका, नियति अपना काम कर रही है। समय से पहले और समय से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे भी तारा के लिए इंसाफ का इंतज़ार है। बस देखना है नियति इसे कैसे पूरा करती है। लेकिन साथ ही इस परिवार को टूटते हुए मैं नहीं देख सकती। देखती हूँ भविष्य हमारे लिए और कौन कौन सी परीक्षाएं लेकर आता है। एक गहरा श्वास छोड़ती ही भूमि मेनका का हाथ थाम लेती है। इस वक्त दीवान मेंशन में अजब का माहौल बना था। न ठीक से लग रहा था कि इस घर में खुशियां आई हैं और न पूरी तरह से घर उदास लग रहा था। मेनका की वापसी भी इस वक्त अजब हालात में हुई थी। इधर किरण के मिलने से खुशियों का द्वार खुलता सा महसूस हो रहा था। दीवान साहब भी ठीक होकर मेंशन में वापस लौट आए। उनके लिए सुबह से ही दादाजी मठ में उनके लिए पूजा हवन और भोजन करवा रहे थे। पर इस बीच क्या बदल गया ये उन्हें लौटने पर खबर हुई। हालांकि वे किरण का सच जानते थे पर दिल पर पत्थर रखकर चुप थे। लेकिन हवन पूजन के बाद जब वे वापस आए तो भूमि के जरिए किरण के मेंशन की विदाई पर सुनते हुए सीधे मंदिर आ पहुंचे। ईश्वर के चरणों में गिरे हुए उनका धन्यवाद करने लगे। उन्हें लगा अब शायद सब कुछ ठीक होने लगा है। फिर भी अभी भी दीवान साहब के मन में क्या होगा ये सोचते वे थोड़े उदास बने रहे। शाम होने से पहले ही दीवान साहब मेंशन लौट आए और अब किरण की खबर उनका इंतजार कर रही थी। भूमि बेसब्र होती उनके पास पहुंच गई और सारा सच कहती हुई अब उनके उत्तर का दिल थामे इंतजार करने लगी। दादाजी भी उनसे मिलने के बहाने किरण पर वे अब क्या फैसला लेते हैं ये जानने उनके पास अब पहुंचते हैं। कुछ पल तक सारा माहौल जैसे किसी मौन के अतल में समा गया। भूमि व्याकुलता से उनकी ओर देख रही थी तो वहीं दादाजी बार बार अपनी छड़ी की मूठ को दाबे मन ही मन कोई प्रार्थना कर रहे थे। आखिर इस मौन को तोड़ते दादाजी कहने लगे, श्याम, अब जो कुछ बहुत फैसला लेना है सिर्फ और सिर्फ उस परिवार के हित के लिए लेना। दुनिया का कुछ मत सोचना, क्योंकि हम चाहे जो भी कर ले पर दुनिया के हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। हर बात का सवाल उठाने वाली दुनिया कभी साथ देने नहीं खड़ी होती, बस उसे तो उंगली उठानी आती है। अब तुम सोच कर बता दो कि तुम्हारे मन में क्या है। ये सुनते ही दीवान साहब गहरा श्वास भीतर खींचते हुए कहने लगे, भूमि जी। अपना नाम सुनते हुए हतप्रभता से उनकी ओर देखने लगी। वे आगे कहते हैं, बीते समय का शायद मुहूर्त ठीक नहीं था, अब कि तुम मुहूर्त दिखवा लेना। आखिर दीवान परिवार की बहू की विदाई है तो सब अच्छे से होनी चाहिए। उनके इतना कहते जैसे खुशी बेसब्र होती होठों पे बिखर गई। दादाजी की आंखें तो डबडबा उठी। वही भूमि दो पल तक खड़ी तय ही नहीं कर पाई कि आगे क्या कहे। इस मौन उमंग को वे आगे तोड़े कहने लगे, अब तुम बता देना कब चलना है। इस पर दादाजी झट से पूछ उठे, क्या तुम भी चलोगे श्याम? दादाजी दीवान साहब कहते हैं, जैसा आप सभी चाहें। ये बदला हुआ सर दीवान साहब का होगा ये कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पर कहते हैं ना, वक्त अच्छे अच्छे को झुकाना सिखा देता है। यही कुछ शायद उनके साथ भी हुआ। किरण को भले ही वे नहीं जानते थे पर उजला से तो प्रभावित ही थे। भूमि तो बस इसी पल का इंतजार कर रही थी कब अपनी देवर की ओर से शगुन लेकर वे अपनी देवरानी की विदाई कराने जाए। भूमि आगे कहने लगी, ठहरिए जी, आपकी सहमति भी हम सबका इतना उत्साहित कर गई कि मन करता है कि बस अभी चली जाओ। पर अभी हॉस्पिटल में पता चला है कि आज शाम तक डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज दे देंगे, तो मैं कल सुबह की सारी तैयारी करती हूँ।
कल सुबह होते ही मैं शगुन के साथ उनके यहाँ पहुँच जाऊँगी और मेरे ख्याल से अभी आपको आराम करना चाहिए, तो मैं दादाजी के साथ चली जाऊँगी। आखिर सब आपकी ही मंजूरी से हो रहा है ना। भूमि खुशी खुशी उसके एक एक शब्द से झलक रही थी। उसकी बात पर वे सभी सहमत हो जाते हैं। अब दीवान मिशन जैसे अब से एक नई खुशी के इंतजार में एक बार फिर खिल उठा था। वह तय नहीं कर पा रहा था कि वक्त उसके साथ इंसाफ कर रहा है या उसे सजा दे रहा है। अपनी बहन को अपने पास पाकर ही उसे परिवार के साथ होने का जो क्षणिक एहसास था, अब वो भी वक्त ने उसे छीन लिया था। उसने तारा को खोजने में शहर की सारी गली कूची छान मारी। हर जगह वह अपनी बहन की तलाश करता रहा, पर हर गलछोड़ पर बस निराशा ही उसकी हाथ लगी। वह लगभग रुआसा होता सर पकड़े बैठ गया। तारा को वे इलीगली तरीके से मेंटली हॉस्पिटल से लाया था। उसे अपने पास रखने का उसके पास कोई सरकारी कागज भी नहीं था। इससे वे इस वक्त ना पुलिस की मदद ले सकता था और ना कहीं उसकी तस्वीर छपवा सकता था। पर कब तक वे नंदखलियों में खोजता फिरेगा। विवेक सेल्वन उसके पास खड़ा उसे सांत्वना देने के सिवा कुछ नहीं कह सकता था। हिम्मत मत हारो, मैं भी खोज रहा हूँ। सेल्वन के कहते विवेक एकदम से चित्कार उठा। किस किस गली को मैंने नहीं खंगाला, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के लवारिस लाश के डिपार्टमेंट तक को भी खंगाला। आखिर अचानक एक ही पल में कहाँ चली गई। विवेक जैसे खुद से ही सवाल कर उठा। पता नहीं कैसी अनहोनी है, जब किसी से ना मिलना चाहो तब ये शहर कितना छोटा हो जाता है, और जब किसी को तलाश हो तब उस शहर की सरहदें कितनी असीम हो जाती हैं। सेल्विन के पास भी इस वक्त का कोई जवाब नहीं था। वे एक गहरा उच्छ्वास लेता उसके सामने कुछ पल तक मौन खड़ा रहा। उसकी नजर विवेक पर थी, जिसका हर हाव भाव बेहद तना हुआ नजर आ रहा था, मानो किसी अनदेखी आंख से उसका समस्त अस्तित्व सुलग रहा हो। विवेक आक्रोश से कहता रहा, मन करता है इस सारी दुनिया को आंख में झोंक दूं। आखिर ये भी तो जाने क्या होता है तिल तिल का जलना। इसलिए एक खास खबर लाया हूं तुम्हारे लिए। सलमान की बात पर अब नजर उठाकर वह उसकी ओर देखता है, जो कह रहा था, असल दुश्मन आकाश दीवान है, तो जब तक उसकी कमजोर नस तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब समझो, बस वक्त आ गया है। मतलब तुम्हें क्या पता चला है उसके बारे में? पता तो नहीं चला, पर ऐसा कुछ पता चले इसका रास्ता जरूर मिल गया है। सेल्विन अब टहलते हुए अपनी बात कह रहा था। कोई स्टेला है जो कई सालों से लगातार आकाश को ब्लैकमेल कर रही है, जिसके एवज में वे हमेशा उसे जायज नाजायज मांगे मानता रहता है। तो जरूर उसके पास ऐसा कुछ होगा जिससे आकाश दीवान को डर लगता होगा। सोचो, वो तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम तो वो उससे करवा सकते हो। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? रूबी से। असल में रूबी ने उसकी बात धोखे से सुन ली थी, और इस बात पर वो उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुआ। रूबी को उसने इतना डरा दिया कि वो उस नौकरी को छोड़ने को तैयार हो गई। पर बस इस राज की तह तक पहुंचने के लिए मैंने उसे किसी तरह से अभी उस नौकरी में बने रहने को राजी किया है। अब तो मुझे भी उस शख्स से नफरत है, क्योंकि उसने रूबी पर बहुत मेंटल टॉर्चर किया। एक बार राज मालूम पड़ जाए बस, फिर मैं रूबी के आसपास से उसका नाम भी उखाड़ फेंकूंगा। बेहद नफरत के साथ सेल्विन अपनी बात खत्म करता है। विवेक उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम क्यों रूबी की जान खतरे में डाल रहे हो? जब वो नौकरी छोड़ना चाहती है तो उसे छोड़ लेने दो ना। तुम फिक्र मत करो, मैं रूबी का ख्याल रखूंगा। पर अभी इस स्टेला का पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये उस ऑफिस में रहे बगैर पता करना नामुमकिन होगा, क्योंकि वो बहुत शातिर औरत है। हाँ, होगी ही। जो आकाश जैसे को ना नचा सकती है वो ऊंची चीज़ तो होगी ही। हमारे पास बस एक ही मौका है, क्योंकि अब शायद वह दुबई भागने के चक्कर में है। इसलिए इस मौके को हमें किसी भी हालत में खोना नहीं है। एक और बात विवेक, मुझे उसके बारे में रंजीत सर को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके साथ भी विश्वासघात नहीं कर सकता। बस मैं ऐसा करूँगा कि तुम जब सारे सबूत उनसे हासिल कर लोगे तब उन्हें उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, वैसे ही मुझे उस स्टेला से कोई मतलब नहीं, बस वो राज मुझे किसी तरह से हाल चाहिए। सेल्वन देखता है कि विवेक बेहद आक्रोश से अपनी बात कहता अब कहीं जाने को लगता है। ये देखते ही उससे पूछता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? अब न मैं खुद चैन से बैठूंगा न अपने दुश्मन को बैठने दूंगा। इस तरह छुप कर रहने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करने वाले हो तुम? बस वो दर्द देखने जा रहा हूँ जिस वक्त मेरे अंदर सुलग रहा है, कहता है विवेक तेजी से उस जगह से बाहर निकल जाता है, और उसे जाते देख सेल्विन हैरान नजरों से देखता रह जाता है। आखिर क्या करने वाला है विवेक, और क्या बदलने वाला है अरुण और किरण की जिंदगी में? कहानी जानने के लिए कहानी से जुड़े रहें, और कहानी को पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।